और बैंक निफ्टी ने सीरीज़ का फ्रेश लो बनाया और सीरीज़ का फ्रेश लो सीरीज़ के आखिरी दिन बन रहा है। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की वीकनेस बाज़ार में है। और एक बार निफ्टी का एक महीने का चार्ट रखिएगा, देखिए एक महीने में 10% के करीब का निफ्टी और कोविड के बाद का शायद सबसे ख़राब महीना मार्केट के लिए 10% निफ्टी गिरा है और हर रैली में बिकवा लिया है, हर रैली में। और दिक्कत क्या है, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, बीच बीच में कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन इस तरीके के फेजेस आए हैं रैली वाले, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही है, मार्केट को एक दिन लगा है उस पूरी रैली को स्वाहा करने में और फ्रेश लो बनाने में। ऑलमोस्ट इस पूरे मंथ का ट्रेंड रहा है। अब पता नहीं मुझे सीरीज़ बदलने के साथ, फाइनेंशियल ईयर बदलने के साथ अगर चीज़ें कुछ बेटर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आज एक और बड़ा फैक्टर था हमारे अगेंस्ट। आज अगर आप देखें तो करेंसी रुपी, ये जो है ये रैली फेल हुई। और आई थिंक आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज़ें ना नियर टर्म में भले इम्पैक्ट डालें, लेकिन इवेंचुअली जो रियल वैल्यू है वो आएगी। आप इंटरवीन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ों से उल्टा आपने एक हथियार यूज़ कर लिया और अब मार्केट का अगर हल्का सा डर भी था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो यहाँ पर एक रिस्क रहेगा कि हम 100 की तरफ बहुत तेज़ी से भागेंगे डॉलर रुपये पर। जैसा कि बात कही सर आपने, शायद सीरीज के खत्म होने से और नई फाइनेंशियल ईयर आने से शायद कुछ अच्छा हो जाए मार्केट में, लेकिन क्योंकि काफ़ी पेन, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं फिलहाल इस बाजार में। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा आज फिर से साफ हो गए इन्वेस्टर्स के पैसे इस मार्केट में और काफ़ी ख़राब ये पूरी सीरीज रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही सर, हम लगातार बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि पैसे बचाने पर ज्यादा फोकस करना है, वही स्ट्रैटेजी। और जिस तरीके से सारे लेवल्स तोड़े हैं आज बाजार ने, 22,471 का आपने बताया था, इनफैक्ट वहां से भी हम नीचे आए हैं, तो अब कौन से लेवल्स अब आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली? देखिए श्रेया, क्या है कि एक बात होती है कि समझदारी क्या होती है और बेवकूफ़ी क्या होती है। एक चीज़ है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करें और आप उम्मीद करें कि रिजल्ट अलग आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, है ना? तो क्या है ना, इस मार्केट में अगर आप एक ही गलती बार बार करें, हर बार करें, हर तीसरे दिन में सोच लें कि बॉटम बन गया, हर चौथे दिन में खुश हो जाएं कि अब हो गया, हर 5वें दिन में कोई नया स्टॉक ले आए, हर 6ठे दिन में कोई नया लेवल ले आए, हर 7वें दिन में कोई नई कहानी ले आए, तो मार्केट उससे चलने वाली है नहीं, है ना? पैसा बेचकर बन रहा है, बॉटम लाइन ये है। और पता है क्या होता है, स्टॉक मार्केट में चीज़ों को सिंपल रखना होता है। सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। एक होता है कि लकीर के फ़कीर मत बनो आप। मार्केट में इस समय हल्की सी रिकवरी फिर आ रही है बाय द वे। अब मार्केट में क्या है कि 24,800 से हमारा एक व्यू रहा है कि पैसा सिर्फ बेचकर बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने एकदम एग्जैक्ट टॉप पे सेल करने का व्यू लिया था, वो कोई नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए। और अगर वो हो जाए तो वो किस्मत की बात है ना? ऐसे ही बॉटम पे भी कोई नहीं खरीद पाएगा, हो जाए तो वो बाई चांस की बात है। बॉटम पता कौन खरीद पाएगा एग्जैक्टली? अगर देखेंगे आप, जो एक एसआईपी करता रहेगा, किसी ना किसी बार तो एक उसकी एसआईपी सबसे लोवेस्ट लेवल पे होगी, है ना? वो अलग बात है, वो बाई चांस की बात है। लेकिन उसमें आप ये खुश होकर बोले कि नहीं मैंने एग्जैक्टली बॉटम पे लगा दिया, वो आपको पता है कि आपने उसे ऊपर भी लगाया है। सपोज करिए आपने एक व्यू लिया कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलिए अब 21,800, 21,900 कोई भी लेवल हो सकता है, 21,300, 21,400 ये बॉटम है। लेकिन उससे पहले आपने 4 बार अगर अलग अलग लेवल पे सोच लिया कि मार्केट ने बॉटम बनाया और वहाँ पर अलग अलग आपने खरीद लिया, तो अब आपका ह्यूमन माइंड भले ये कहे कि हाँ हम बिल्कुल सही बॉटम पे, लेकिन वो फैक्ट नहीं है ना? फैक्ट तो ये कि आप उससे पहले 3-4 बार ले चुके हैं। तो हमें देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स, अभी मैं रिसेंटली राजस्थान गया था, वहाँ पे भी मुझे व्यूअर्स का जो फीडबैक मिला, हमारा फोकस रहता है कि पैसा बचे। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमको देखकर काफ़ी एक बाय और सेल डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में हमें उनके पैसे नहीं लगवाने हैं, भले ही लेट लग जाए, भले ही ये लगे कि पहली रैली मिस हो गई, कोई बात नहीं, उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। और अभी भी मैं तो एटलीस्ट कम से कम बॉटम ढूंढने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी जो काबिलियत है ना उससे कहीं दूर है। हम मतलब मेरी काबिलियत से तो कहीं दूर है। मुझे पता है कुछ लोगों के अंदर है काबिलियत, मेरे अंदर नहीं है। मतलब ट्रेडर्स, कुछ अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो ये पहचान लेंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं समझता उस चीज़ को, तो मैं दूर रहूँगा इस चीज़ से। और एक और चीज़, ये जो क्रूड जिस तरीके से भागा है ना, इसने भारत के लिए समीकरण बदल दिए हैं।
अगर यहाँ पर नहीं रुका क्रूड, 116 हो गया, अब मान लीजिए 130, 140, 150 हो गया, अगर इन दैट केस निफ्टी का 21,000 बचाना भी मुश्किल है। आप 22 तो छोड़ ही दीजिए, 22 तो आ ही गया, 22 में बचा क्या है? अगर ये इसी तरीके से भागता रहा तो 21,000 बचाना भी मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो एक और चीज़, डॉलर रुपी। अब देखिए डॉलर रुपी मान के चलिए आप कि 100 की तरफ बढ़ रहा है, आज क्लियर हो गया। अगर किसी के मन में हल्का सा भी शक व शुबा था ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये आज हम रेड में चले जाए तो डॉलर रुपए में। कहाँ हम सुबह खुले थे 1 रुपया 25-22 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ, उस पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का उसी दिन स्वाहा हो जाना। एक बार वापस रखिए डॉलर रुपी। और ये कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये कहीं ना कहीं इवन आरबीआई के लिए भी एक सेटबैक है। आरबीआई की साख पे सेटबैक है ये आज जो हुआ है इस तरीके से, कि इतना बड़ा आपने बजूका छोड़ा, नेट नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, 6 पैसे 9 पैसे। इसके लिए इतना बड़ा मूव लिया गया, इसके लिए मार्केट में एक तरीके से वो बैंकों को बोला गया, इसके लिए बैंकों को इतना बड़ा वो दिया गया कि आप अपनी पोजीशन अनवाइंड कीजिए। नेट नेट 9 पैसे के मूव के लिए क्या ही निकाल लिया हमने ये करके। मैं तो ये पूछना चाहूँगा, मैं तो आरबीआई से पूछना चाहूँगा कि क्या निकाल दिया हमने ये करके, ठीक है ना। और देखिए क्या है, 2 दिनों की छुट्टी है, ऐसे में किसकी हिम्मत होगी लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की। आज रात को या कल रात को डोनाल्ड ट्रंप क्या उठ के बोल दें, अभी सैनिकों की बात हो रही है, वो क्या उठ के बोल दे, या फिर ईरान क्या उठ के बोल दे, ये कहना थोड़ा टफ होगा। और अगर युद्ध शांत हो रहा होता ना तो क्रूड गिरना शुरू हो चुका होता। अब तो नए नए फ्रंट जुड़ते जा रहे हैं, पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात थी, अब वो नया स्टेट भी जुड़ गया उसमें। ये मत सोचें कि बाजार ने वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया। समीर अरोड़ा एक बात कहते हैं कि मार्केट में ये कहना ना कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, नथिंग इज प्राइस्ड इन। प्राइस्ड इन होता है जब वो हो जाता है, उसके बाद, उससे पहले नहीं प्राइस इन होता है। सबसे पहले ये जो ट्रम्प साहब ने अब नया नया दावा कर दिया, वैसे तो वो बहुत दावे करते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो गया ईरान का। बिल्कुल, अभी उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब उनकी जो बातचीत हो रही नए लोगों से हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है बार बार कि हम ईरान के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो हमारी बातचीत चल रही है, और ईरान की जो पुरानी लीडरशिप वो बार बार ये कहती है वो अपने आप से बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग लिंक है। इस बीच अमेरिका ने ये भी कहा है कि ईरान के तेल और खाद्य द्वीप से जो वो एक्सपोर्ट करते हैं उसको वो हथियाने का हम दावा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मेरी फेवरेट चीज़ आज की तारीख में ईरान का तेल है। मतलब ये आदमी कुछ भी बोलता है। और ईरानी डिफेंस के अभाव में वो बोल रहा है कि हमारे लिए खार्क द्वीप पर कब्जा करना बड़ा आसान है। ईरान होर्मुज से 20 बड़े जहाज भेजने पर सहमत हो चुका है। एक तरह से वो फिर बोल रहे हैं एक और गिफ्ट, पहले 8 जहाज उन्हें गिफ्ट में मिले थे, अब 20 जहाज और गिफ्ट में मिलने की बात कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि उनको जरूरत क्यों है। एक तरफ तो खुद ट्रम्प ये कहते हैं कि अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास हमारी जरूरत के मुताबिक सारा कच्चा तेल है, फिर वहां से तेल लेके करेंगे क्या। और बढ़ते हुए नजर आ रहा है युद्ध को लेकर, क्या कुछ ऐसी खास चीज है, नई चीज है जिसका डर है बाजार को? जी अनिल जी, देखें तो युद्ध विराम होने का कुछ ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा। आज सवेरे ट्रंप का जो फाइनेंशियल टाइम्स को बयान आया, जब हम 7 बजे का शो भी कर रहे थे, तभी ब्रेकिंग न्यूज जी बिजनेस ने चलाई थी, तो ट्रंप ने ताजा बयान दिया कि मैं ईरान का ऑयल कंट्रोल करना चाहता हूं। जैसे कि मैं वेनेजुएला का तेल कंट्रोल कर रहा हूं, वैसे ही मैं ईरान का ऑयल कंट्रोल करना चाहता हूं। तो शायद खर्ग आइलैंड हमें ऑक्यूपाई करना पड़े अमेरिका को, और अगर वो किया तो काफी देर तक हमें पता है कि हमारे सिपाही वहां पे रहेंगे। शायद हम ना भी करें, शायद ईरान हमारी बात सुन रहा है, शायद नहीं सुन रहा है। तो बहुत ही विचित्र बयान था, कुछ ऐसा। बट मार्केट ने जो उसमें नेगेटिव था कि ऑन द ग्राउंड उनके सिपाही उतर सकते हैं। 7 ऐसे आइलैंड्स हैं अनिल जी, जो बीच में है, यूएई और ईरान के तट के बीच में। ईरान उनके कब्जे में है। यूएई कहता है कि 3 हमारे हैं उसमें से, बट ईरान ने कभी वो अलाउ नहीं किया। उसके कब्जे में थे ये आइलैंड। उसमें सबसे बड़ा ये खर्ग आइलैंड है, जहां से 90% ईरान का जो एक्सपोर्ट जाता है वो यहां से जाता है। तो पाइपलाइन आते हैं ईरान की रिफाइनरीज से, वहां पे उतरते हैं, स्टोर होता है तेल, और वहां से पंप होता है टैंकर्स के अंदर, ये समुद्री टैंकर्स, शिप्स के अंदर। तो इसको अगर ट्रंप टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, ईरान ने कहा है
कि हम बिल्कुल जला देंगे आपके सैनिकों को, सो वी विल बर्न योर एनी ट्रूप्स हु कम ऑन टू ईरानियन टेरिटरी, ऐसे उन्होंने बयान दिया है। तो इससे थोड़े हालात बिगड़े हैं अनिल जी। चाहे ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को 10 दिन और की मोहलत दी थी, तो 6 अप्रैल तक इन्होंने कहा बमबारी नहीं करेंगे, बट इजराइल नहीं रुका है। इजराइल ने दोनों जो बड़े स्टील प्लांट हैं उनके ऊपर बमबारी की, वहां की यूनिवर्सिटीज पे बमबारी की, यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनको तहस नहस किया, और इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पे बमबारी की। सऊदी में यूएस के बेस पे ईरानी मिसाइल पहुंच गई और 12 यूएस सैनिक बहुत घायल हुए हैं, 2 उसमें से गंभीरता से घायल हैं, वो पता नहीं उनका क्या सिचुएशन है। और एक एवैक्स, ये जो E3 होता है अमेरिका का लगभग $370 मिलियन का, जो आइज इन द स्काई होता है, वो डायरेक्ट करता है हमलों को। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा रेडार है जो उड़ता है, वो उन्होंने बर्बाद किया सऊदी के बेस पे। तो यूएस का जो बेस है उसके बेस पे ईरान ने किया। हूतीस जो है यमन में, अभी तक वो जंग में नहीं आए थे, 2 बारी उन्होंने हमले किए इजराइल पे। तो एक तीसरा फ्रंट ईरान ने खोल दिया। एक तो ईरान है, दूसरा हिजबुल्लाह है लेबनान में, और तीसरा हूथी को उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था। तो जैसे जंग में होता है कि आपका वैनगार्ड आगे जा रहा है, फ्लैंक्स में आपने रखी हुई है सेना, और कुछ सेना छुपा के रखी हुई है, तो वो रिजर्व ईरान का जो है हूतीस का, वो भी उतर आया है। उसका क्या रिस्क है कि वो रेड सी में, लाल सागर में जो शिपिंग जा रही है उसको वो रोक सकता है। तो 12% तेल वहां से भी निकलता है। ये अच्छी बात आई वीकेंड पे कि सऊदी ने 5 मिलियन बैरल से 7 मिलियन बैरल अपनी पाइपलाइन से छोड़ना शुरू कर दिया था। तो वो ईस्ट टू वेस्ट उनकी पाइपलाइन है, तो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना निकले तेल, वो लाल सागर से निकलना शुरू हो गया था। 7 मिलियन वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो से काफी हौसला बढ़ा था एनर्जी मार्केट्स का। बट अगर हूथी वहां पे चोक पॉइंट बना लेंगे लाल सागर में, तो उसका भी एक बड़ा तबका वहां से नहीं आ पाएगा। आपको स्विस कैनाल चढ़ के पूरा अफ्रीका क्रॉस करके फिर एशिया की तरफ आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक संकट हूतीस की तरफ से भी आ गया। तो जंग रुक नहीं रही अनिल जी, दोनों तरफ से बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए जा रहे हैं, और टाइमर के तौर पे ट्रंप चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए। उनकी इलेक्शन आ रही है नवंबर तक, तो उनका इंटरनल होगा कोई ना कोई डेडलाइन कि मई जून तक खत्म हो जाए एट द मोस्ट। ईरान चाह रहा है कि जितना लंबा खींच जाए उतना ही पॉलिटिकल डैमेज ट्रंप को होगा, इजराइल में नेतन्याहू को होगा, और गल्फ की कंट्रीज हाय तौबा करेंगे। गल्फ कंट्रीज कह रहे हैं कि आधा काम करके अभी नहीं जाना है, आप पूरा काम करके जाओ, यहाँ का रेजीम बदल के जाओ। रेजीम अनिल जी ऐसे बदल नहीं सकता है। तो वो 10,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे उनके 10 लाख सैनिक बैठे हुए हैं। आशु जी बताएं सर, इस लेवल पर क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? अली जी खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले हफ्ते नहीं जी वो अगर आपको ध्यान हो, एक रिलायंस का स्प्रेड बना था, 10-12 रुपए कुछ कॉस्ट थी, और स्पेसिफिकली बोला था कि जो एक्सीडेंट होंगे तो बहुत खतरनाक होंगे, ऑप्शन से ही लेना है अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आती है। तो अली जी वो 10 रुपए ऊपर गया और 70 रुपए नीचे। तो ये तो हाल है स्टॉक का। अली जी दूसरी चीज जो मैं बार बार पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, या मैं तो खैर पिछले 1 साल से बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ कि उनकी सबकी फैंसी इनकम्स खत्म हो चुकी है, आने वाला टाइम टफ होने, एंड द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग। एंड जी बैंक निफ्टी तो मुझे 48,000 भी नजर आती है। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता अनिल जी, एक ही ट्रेड बोलता हूँ, बाय निफ्टी सेल बैंक निफ्टी, एक लॉट का भी पेयर ट्रेड कर लें, वो इतना मतलब बढ़िया चल रहा है पिछले 3 हफ्ते से। जब मार्केट जरा सी बढ़े, जरा सा भी रिबाउंड आए किसी भी वजह से, बैंक निफ्टी को बेचो और निफ्टी को लो। ये ट्रेड अगर आपको बेस्ट लगता है, मतलब ये ट्रेड इतना फ्रूटफुल है अनिल जी। और बैंक निफ्टी तो अभी भी जिस तरह का हाल है, मुझे तो नीचे का कुछ हाल बेहाल ही लगता है। मतलब माई टारगेट इज इट कैन कम टू 48,000। और दूसरा अनिल जी, वो जो वॉर के चलते चीजें हो रही हैं, वो डे बाय डे खराब हो रही हैं, और जितना गड्ढा गहरा होता जाएगा उतना निकलना मुश्किल होता जाएगा, डैमेजेस बढ़ते जा रहे हैं। और लास्टली जो लास्ट वीक जब नेहा से मैं बोल रहा था, वो जो कैपिचुलेशन है अनिल जी, उसका डर बहुत बड़ा बना हुआ है, वो अभी भी दिख नहीं रहा। क्योंकि अभी अब अनिल जी एक ऐसे सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल मतलब आप भी लोगों से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं कि जब डर वो चरम सीमा पे है कि अब आदमी म्यूचुअल फंड भी बेचने को तैयार बैठा है कि एक बार प्रॉफिट घर ले जाए। तो ऐसी सोच में
देखिए, कहना तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे टाइम पे बेचना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, अनाप-शनाप भाव पे जैसे लेना नहीं होता तो अनाप-शनाप भाव पे बेचना नहीं चाहिए। बट वो एक होता है एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम फोमो जो हो जाता है, तो एक एक्सट्रीम फियर के हम चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। सो यू नेवर नो जब वो कैपिचुलेशन हो जाए, तो इसलिए यानी जी उस कैपिचुलेशन का डर बहुत बना हुआ, तो लेने का तो कोई किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है जी। गाड़ी जब पलटेगी तो एक दिन में कोई 5,000 पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन टू बाय निफ्टी कि वो 1000 पॉइंट के गैप अप के बाद खुलेगा, आगे की चीजें ठीक हो। तो अपने को वो 1000 पॉइंट नहीं लेने, क्योंकि 1000 पॉइंट करते लास्ट वीक भी आपको वो था 24.5 में भी लगता था कि एक बार गैप अप हो जाएगा, 24, 23.5, 23, 22.5, मतलब कहाँ तक आ जाएंगे और कहाँ नीचे चले जाएंगे। तो अनिल जी लेने का कोई मतलब नहीं, अपना पुरानी चीजें लोग संभाल पे ले तो वही बहुत बड़ी बात है।